अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं कि मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुई, किसने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, और उसके बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप ये देखिए डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। मूवमेंट जो है ये मिडिल क्लास की पार्टिसिपेशन से हुई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने न्यूज में भी कई बार सुना होगा कि पीपल दे केम ऑन स्ट्रीट, लोग सड़कों पर उतर आए। माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है जो मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के बगैर सक्सेसफुल हो गई हो। एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने उन स्कूल से रिजाइन कर दिया क्योंकि वो स्कूल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट हो गए एंड बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मेड्रास, जहां पे जस्टिस पार्टी थी, नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, और उनका ये कहना था कि काउंसिल इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट कर कर ही अपने एम की तरफ पहुंच सकते हैं। अब इसी बीच में डियर स्टूडेंट्स, इसी बीच में क्या इफेक्ट्स थे नॉन कॉपरेशन के ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। फर्स्ट इफेक्ट था इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड, मतलब लोगों ने ये जो एफर्ट किया उससे ये हुआ कि इंपोर्ट जो था वो फॉरेन गुड्स का, ये फॉरेन गुड्स का कम हो गया, एकदम से वैल्यू कम हो गई 102 करोड़ से 57 करोड़, मतलब नुकसान ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ, जो कि हमारे लिए अच्छी बात थी। सेकेंड, बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड हुई, people they began discarding imported clothes and production of Indian textile and handlooms increase हो गया। But this is a very very important question students, that why the movements it slow down। ये मूवमेंट जो है ये स्लो डाउन क्यों हो गई, दोबारा मैं उसी टॉपिक पे आ रही हूँ, ये मूवमेंट स्लो डाउन क्यों हो गई। तीन रीजन थे। सबसे पहला रीजन, खादी बहुत एक्सपेंसिव था, मास प्रोडक्ट था, ये पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आप देखिए आज भी खादी आम कॉटन से बहुत महंगा होता है। सेकेंड, मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूशन का होना जरूरी था, पर वो थी नहीं। स्टूडेंट्स एंड टीचर वापस चले गए गवर्नमेंट स्कूल्स में, और लॉयर्स ने दोबारा से अपने कोर्ट ज्वाइन कर लिए, बच्चों ने अपने स्कूल ज्वाइन कर लिए, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। अब रिबेलियन इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब है ये रिबेलियन इन द कंट्री साइड, मतलब आसपास के इलाकों में। फ्रॉम द सिटीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में स्प्रेड हुई। इट ड्रू इनटू फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स और ट्राइबल्स। अब ये पीजेंट्स और ट्राइबल्स के स्ट्रगल को कैसे ये मोल्ड हुआ, इसके बारे में। अवध में पीजेंट्स दे वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी हैं, ये सन्यासी थे ये, जिन्होंने फिजी में इंडेंजर्ड लेबर के रूप में काम किया था। मूवमेंट जो है इधर थी अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, जो डिमांड कर रहे थे, बहुत ज्यादा हाई रेंट डिमांड कर रहे थे। पीजेंट्स दे हैड टू डू बेगरी, लैंडलॉर्ड्स के खेतों में जाके ये काम करते थे। पीजेंट मूवमेंट डिमांड कर रहा था कि रेवेन्यू कम लिया जाए, बेगरी एबॉलिश हो, एंड सोशल बॉयकॉट हुआ उन लैंडलॉर्ड्स का जो बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। और जगह जगह नाई धोबी बंद। ये नाई धोबी बंद क्या है, वैसे आपने 8th में पढ़ा होगा, पर मैं आपके नॉलेज के लिए दोबारा से आपको रिवाइज करा दूं। नाई धोबी बंद मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में आप देखिए इतने सारे लोगों का योगदान था, इवन नाई और धोबी का भी था। नाई ने उस घर के बाल काटने बंद कर दिए जिस घर में लैंडलॉर्ड जो है वो पीजेंट्स पे अत्याचार करते थे या जो ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे। धोबी ने उस घर के कपड़े धोने बंद कर दिए जिस घर के लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स को फॉलो करते थे। तो इस तरीके से नाई और धोबी का भी फ्रीडम मूवमेंट में देयर वाज अ कंट्रीब्यूशन। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा सेटअप करी जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। इधर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। आप देखिए इस समय इंडिया के प्रोविंसेस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक पार्ट तो उन प्रोविंसेस का था जो प्रोविंसेस इंडियन किंग्स रूल कर रहे थे, एक
प्रोविंसेस वो थे जिसपे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। और आपको जान के ये हैरानी होगी, जहां पे इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे वहां की हालत ज्यादा खराब थी एज कंपेयर टू दोज प्लेसेस वेयर ब्रिटिशर्स वर रूलिंग, एज कंपेयर टू दोज जहां पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो रूल कर रहे थे। क्योंकि जहां ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे एटलीस्ट दे वर प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज, बेसिक चीजें लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे थे। विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेस जो है वो सेटअप हुई। सो व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट began the following year, effort कांग्रेस का was कि वो integrate करें following year, and the peasant movement developed in the forms कांग्रेस leadership बहुत unhappy थी। मूवमेंट स्प्रेड हुई 1921 में तालुकदार्स के हाउसेस, अगर आपको याद हो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था, 9th में पढ़ा है आपने, रशियन रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था। तो जो भी ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उन सब के घर जला दिए गए, तालुकदार के घरों पे अटैक किया गया, और जो उन्होंने ग्रेन होर्ड करके रखा हुआ था, उन्होंने जमाखोरी जो करी हुई थी उसको भी अटैक किया गया। एंड द नेम ऑफ महात्मा was being invoked to sanction all aspirations and actions. अब इसके बाद the tribal peasants interpreted the message of महात्मा गांधी और idea of स्वराज को उन्होंने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। वुडन हिल्स आंध्र प्रदेश की थी, वहां पे गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो गई थी, और यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है फॉरेस्ट एरिया को, अगर 9th में एक चैप्टर है, हालांकि वो आप लोगों ने नहीं किया होगा, फॉरेस्ट सोसाइटी, उसमें यही है कि आप देखिए गांव के लोग, फॉरेस्ट उन्हीं की, गांव के लोगों की, पर उनके ऊपर बैन किया हुआ था कि वो फॉरेस्ट को नहीं, वो उसको प्रोडक्ट को यूज कर सकते। नॉट ओनली देयर लाइवलीहुड्स वर अफेक्टेड बट उनके ट्रेडिशनल राइट्स भी डिक्लाइन कर दिए। When the government began forcing them to contribute beggary for road building, person who came, आप देखिए इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, अलूरी सीताराम राजू के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है इनके ऊपर, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया सिनेमा में एक पिक्चर है जो अलूरी सीताराम राजू ही क्लेम, उनके पास में वाकई में वो कहते भी थे और लोग उनकी आंध्र प्रदेश में आज भी उनकी पूजा करते हैं एक तरीके से। उनके पास कुछ मिराकुलस पावर्स थी। महात्मा गांधी के बहुत बड़े वो शिष्य थे, उनको फॉलो करते थे, बट एक पॉइंट पे वो डिफर करते थे कि वो नॉन वायलेंट नहीं थे। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रिबेल्स जो हैं उनको एक तरीके से ईश्वर का अवतार मानते थे, अलूरी सीताराम राजू को। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, बहुत इंस्पायर्ड थे वो, और उन्होंने लोगों को परसुएट किया कि वो खादी पहने और ड्रिंकिंग हैबिट को छोड़ दें। He asserted कि इंडिया जो है वो लिबरेट तभी हो सकती है जब यूज हो फोर्स का एंड नॉन वायलेंस का। गुडन रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशंस, उन्होंने अटेम्प्ट किया टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स और कैरी किया उन्होंने। आप देखिए एक फोक हीरो बन गए थे अलूरी सीताराम राजू, ये एक फोक हीरो थे। और मैं आप लोगों को इस लेसन के लास्ट में इनकी एक बार आपको फोटो भी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी मैं। स्वराज इन द प्लांटेशन, अब देखिए स्वराज का मैसेज अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको समझा, इंटरप्रेट किया। प्लांटेशन वर्कर जो असम में जो काम कर रहे थे, फ्रीडम का मतलब उनके लिए था टू मूव फ्रीली, दे वर हैविंग द राइट। वो प्लांटेशन वर्कर एक तरीके से बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। और अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स उनको परमिट नहीं किया गया कि वो टी गार्डन छोड़ के जा सके। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सुना, उन्हें एकदम से अ रे ऑफ होप आ गई, जैसे कहते हैं ना एक आशा की किरण, बहुत होपफुल हो गए वो कि दे बिलीव कि गांधी राज आ गया, अब उन्हें आजादी मिल जाएगी। ऐसा उनका सपना था, हुआ नहीं था ऐसा, लेकिन वो उनके लिए एक ये तरीके से एक ये सपना था। The vision of these movements were not defined by Congress program. उन्होंने महात्मा गांधी के इस टर्म को इंटरप्रेट किया स्वराज को अपने ही वे में। एंड व्हेन द ट्राइबल्स chanted गांधी जी नेम, उन्होंने स्लोगन रेस किया स्वतंत्र भारत, भारत स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का साम्राज्य नहीं हो सकता। They were emotionally relating to all India agitation, and उन्होंने इस मूवमेंट को
ऐसे लिया कि शायद उनके लिए भी एक टाइम आया कि वो उनको आजादी मिल जाएगी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। अब देखिए टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब हम जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। फरवरी 1922 में कांग्रेस में ही, जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कांग्रेस में एक ग्रुप था जो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। दे वांटेड कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी, वो चाहते थे कि अगर ब्रिटिशर्स को हराना है तो उनके ही मेथड से हराना पड़ेगा। बट यंग लीडर्स सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, उस समय ये नए नए आए थे प्लेटफॉर्म पे, दे प्रेस्ड फॉर रेडिकल मास एजिटेशन, फुल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे वो। ऐसे सिचुएशन में दो फैक्टर्स ने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया, और वो दो फैक्टर कौन से थे? एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन, एक इसमें आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं बताती हूँ। इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s में आया, 1930s में आया, और अगर आपको पता हो ड्यू टू पैंडेमिक 2020 में भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था ड्यू टू कोविड-19। ये कुछ कोइंसिडेंसेस हैं हिस्ट्री में। सो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, सबसे पहला ऐसा इकोनॉमिक डिप्रेशन था, और डिमांड जो थी एग्रीकल्चरल गुड्स की डिक्लाइन हो गई थी। पीजेंट्स को बहुत मुश्किल हुई थी अपनी हार्वेस्ट जो है वो रेवेन्यू पे करने के लिए। और इधर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी एक घटना हुई थी, साइमन कमीशन। ब्रिटिशर्स ने सब कुछ दिखावे के लिए करते थे, वो साइमन कमीशन फॉर्म करी उन्होंने, लेकिन आप देखिए इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अगर उन्होंने वाकई में कुछ अच्छा करना था इंडियंस के लिए तो कोई इंडियन तो लेना चाहिए था, पर उन्होंने कोई इंडियन नहीं लिया। साइमन कमीशन इंडिया में आया 1928 में, ग्रीटेड विद स्लोगन गो बैक साइमन। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन्होंने पार्टिसिपेट किया। लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 में अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, एंड ये पर कांग्रेस लीडर्स इस डोमिनियन स्टेटस की बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए बिल्कुल भी। रेडिकल्स जो कांग्रेस में थे, मतलब रेडिकल्स मतलब जो यंग जनरेशन थी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे, दे वर मोर असर्टिव। अब दिसंबर 1929 में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की आवाज उठाई गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की आवाज उठाई गई। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस सेशन फॉर्मलाइज हुआ। 26 जनवरी 1930 सेलिब्रेट किया जाता था इंडिपेंडेंस डे के रूप में। आप देखिए टिल 1947, इससे रिलेटेड मैं आपको, वैसे आप 9th में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, 8th में भी पढ़ चुके हैं और प्राइमरी में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं इससे रिलेटेड छोटी सी, दैट व्हाई दिस डे 26 जनवरी 1930 पहले इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया। और आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, पर हमने और हमारे लीडर्स ने ये सोचा कि हमको वेट कर लेनी चाहिए इस दिन की, और हमने इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी को, बिकॉज वी वांटेड टू मेमोरेट दिस डे। इस दिन को हम एक यादगार दिन बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि 17 साल तक 26 जनवरी को हमने आजादी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये इस डे की बहुत इंपॉर्टेंस है। कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में भी आ जाता है ये कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस which was held in December 1929, which was held on December 1929। आप देखिए सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस, ग्रैंड डांडी मार्च सभी बच्चे जानते होंगे, छोटे बच्चे भी जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने प्राइमरी में भी पढ़ा है इसके बारे में। अब इस बुक में जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका। महात्मा गांधी ने सॉल्ट को एक बहुत पावरफुल सिंबल के रूप में देखा। क्यों? नमक, पता है आपको खाने में नमक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नमक के बगैर खाने में सारे मसाले हो लेकिन नमक नहीं हो तो क्या फायदा है। अब गांधी जी ने, आप देखिए ये मतलब गुलामी की हद देखिए, देश हमारा
नमक हमारा, समुद्र हमारे देश का, लेकिन हमारे को मना किया गया कि नमक को टच नहीं करेंगे। ये है एक गुलामी की एक अनलिमिटेड लिमिटेशन। अब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 डिमांड्स रखी। He sent Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were general interest. Idea was to make the demands wide-ranging. Salt was something which was consumed by rich and poor alike. आप देखिए अमीर या गरीब सभी सॉल्ट खाते हैं। सॉल्ट की क्वालिटीज फर्क हो सकती हैं, लेकिन सॉल्ट सभी कंज्यूम करते हैं। टैक्स ऑन सॉल्ट एक बहुत ज्यादा एक तरीके का अत्याचार था इंडियंस पे। महात्मा गांधी ने रिवील किया द मोस्ट ऑप्रेसिव फेज। महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा लॉर्ड इरविन को। इरविन नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं थे, सो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया एक फेमस सॉल्ट मार्च 78 वॉलंटियर्स के साथ। मार्च 240 माइल्स था। गांधी जी के आश्रम में साबरमती में ये स्टार्ट हुआ था और गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक, तभी इसे सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं इसको, क्योंकि दांडी कोस्टल टाउन वॉलंटियर्स 24 दिन तक चले, 10 मील पर डे, और लोग मिलते चले गए। उस दांडी मार्च में सब लोग जुड़ते चले गए। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी। सेरिमोनियली उन्होंने वायलेट किया लॉ। आप देखिए वायलेट करना मतलब उस कानून को तोड़ा जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इंडियंस ने डिसाइड किया कि हम हर कानून को तोड़ेंगे जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप देखिए ये मूवमेंट डिफरेंट कैसे थी। आप देखिए ये बिटवीन द लाइंस में बता रही हूँ आपको। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में जो कई बार आपको एग्जाम में भी आ जाते हैं। नॉन कॉपरेशन का मतलब तो हम कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस का मतलब था हम हर उस चीज को डिसोबे करेंगे, हर उस बात को डिसोबे करेंगे जो ब्रिटिशर्स ने रूल बनाया है, हम हर उस रूल को तोड़ेंगे। इधर आप डियर स्टूडेंट इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। रूल तोड़ना ये मतलब नहीं था ब्रिटिश ने जो रूल बनाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे को गुलामी हमारे ऊपर कर रहे थे, हमारे देश में रह के हमें ही हमारे राइट से वो डिप्राइव कर रहे थे। सो thousands in different parts of the country they broke the salt law, मैन्युफैक्चर किया उन्होंने सॉल्ट, डिमॉन्स्ट्रेट किया इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। पीजेंट्स ने रिफ्यूज किया टू पे द रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस कैटल। वरीड बाय डेवलपमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, अब कॉलोनियल गवर्नमेंट को एक चिंता हो गई कि भाई हो क्या रहा है ये। उन्होंने ये डेवलपमेंट से चिंता देखते हुए वायलेंट क्लैशेस हुए। उधर से पेशावर से खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। सी राजगोपालाचारी ने साउथ से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो पूरे इंडिया में इस नमक आंदोलन का एक बहुत मास मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा चिंता में आ गई थी। ऐसे सिचुएशन में महात्मा गांधी ने इसके पास लॉर्ड इरविन ने एक संदेशा भेजा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए वो, और बॉयकॉट किया उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए। In December 1931, गांधी जी went to London for the conference negotiations, पर जब वो वापस आए इंडिया वो डिसअपॉइंटेड थे। कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकला जिस सॉल्यूशन से इंडिया को आजादी मिल सके। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में थे। कांग्रेस had been declared illegal. With great apprehension, महात्मा गांधी ने रिलॉन्च करी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फॉर ओवर द ईयर महात्मा गांधी continued, but by 1934 वो मोमेंटम खत्म हो गया।